हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में, और उससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसको कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स को समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट बात अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की करें तो ये रिलेटेड है मोमेंटम से। तो सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम के बारे में रिवाइज कराना चाहूँगा कि मोमेंटम का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी बॉडी का अगर हमें मोमेंटम निकालना होगा तो हमें उस बॉडी का मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करनी होगी, उसका मोमेंटम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी सपोज कीजिए 500 kg की है और वो 20 की स्पीड से मूव कर रही है, तो उस टाइम पे उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 500 इंटू 20, यानी कि उस बॉडी का मास इंटू उसकी वेलोसिटी, और ये फाइनली आ जाएगा 10,000। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह सपोज कीजिए वही बॉडी जो 500 kg की थी, अब उसका जो वेलोसिटी है हमने 20 से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और इमेजिन कीजिए इसकी जो वेलोसिटी है अब वो हो जाती है 30। 20 से हमने इंक्रीज कर दिया 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 के बाद 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 15,000। ठीक है स्टूडेंट। बात अगर मोमेंटम के यूनिट की करें तो चूंकि इसके फॉर्मूले में यहाँ मास है और यहाँ वेलोसिटी है, तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम का आंसर आएगा उसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि जब भी किसी एक बॉडी के वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो उसके मोमेंटम में भी चेंजेस आएंगे। और मोमेंटम में चेंज आएंगे कैसे, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, या जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी हमें चेंज करनी होगी, चाहे वो ज्यादा से कम करनी हो या कम से ज्यादा करनी हो, देन वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएंगे। तो जैसी वेलोसिटी में चेंज आएंगे हमने देखा उसके मोमेंटम में भी चेंज आएंगे। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि अगर हमें किसी बॉडी की चाहे वेलोसिटी चेंज करनी हो चाहे उसका मोमेंटम चेंज करना हो, हमें वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अब तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि फोर्स किसी बॉडी पे पुश या पुल करना होता है, किसी बॉडी को धकेलना या अपनी तरफ खींचना, या हमने ये पढ़ा था कि किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाएं, अगर जैसे रुकी हुई चीज़ को चलाना चाहें, चलती हुई चीज़ को रोकना चाहें, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने उसकी मेजरमेंट नहीं करी थी, हमने उसकी वैल्यू निकालना नहीं सीखा था अब तक कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और मुझे निकालना है कि कितना फोर्स मैंने लगाया, तो वो अब तक हमने नहीं पढ़ा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसी बारे में बताया गया है कि अगर आपको किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो वो कैसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, आप कैसे हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बात बताई थी कि द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे अप्लाई होने वाला फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम में होने वाले चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तो स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं यहां पे। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है और जिसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। अब ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, कार, बस, ट्रक, ट्रेन एक्सेट्रा कुछ भी। तो सपोज कीजिए इसका मास m है और ये फिलहाल u वेलोसिटी से मूव कर रही है, या आप कहें कि फिलहाल इसकी वेलोसिटी u है। अब वो u कुछ भी हो सकता है, रुकी हुई होगी तो 0 होगा, मूव कर रही होगी तो 10, 20, 13, 14, 15, 16 कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। हम वो कांस्टेंट तो मान नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक m मास की बॉडी है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u, या फिर अगर ये रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे होगी 0, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0। और अभी मैंने आपको एक बात बताई
कि जब तक हम इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ये बॉडी की वेलोसिटी यू ही रहनी है, 0 है तो 0 ही रहेगी, 10 है तो 10 ही रहेगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाते हैं एक, अब क्या होगा, इस बॉडी के मोमेंटम में आएगा चेंज। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो सपोज कीजिए हम इस पे एक फोर्स लगाते गए कुछ सेकंड तक लगाया, वो कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मैंने ये जो फोर्स इस पे अप्लाई किया है ये मैंने t सेकंड तक अप्लाई करके रखा। मतलब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाता गया और t सेकंड तक, t यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा कि मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाए रखा t सेकंड तक। अब होगा क्या, t सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर वो 10 की स्पीड से भाग रहा था तो बढ़ते 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 हो सकता है वो 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक चली जाए, 30 तक चली जाए। मैं मान ले रहा हूं कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो जा रही है v, और बॉडी के मास में तो चेंज नहीं आएगा, यानी कि बॉडी का मास पहले m था, अब भी m रहेगा। तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट कि जब इस बॉडी का मास m था, वेलोसिटी u थी, उस टाइम पे जो इसका मोमेंटम था उसे मैं p1 मान लेता हूं, वो रहा होगा m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि जो इसका मास है और जो उस टाइम पे वेलोसिटी रही थी। मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, यानी कि t सेकंड बाद अब इसका मोमेंटम कुछ और हो जाएगा। और सपोज कीजिए मैं उसको p2 मान लेता हूं और इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारे पास यहां एक सिचुएशन आ गई कि इस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था वो p1 था, m इंटू यू था, और हमने इस पे फोर्स लगाया जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज हुआ और उसकी वजह से फिर मोमेंटम में भी चेंज हुआ। तो अब इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, और उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। तो न्यूटन ने हमें बताया था कि इस बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ, का मतलब होता है नीचे आ जाएगा टाइम। ठीक है स्टूडेंट, रेट ऑफ इसका मतलब टाइम, और ऊपर आ जाने वाला है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो अभी हम एक एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u। एक बॉडी जिसका मास m था, इसकी वेलोसिटी u थी, एंड वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, एंड आफ्टर t सेकेंड बाद द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिकम्स v। इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v बन जा रही है। तो हमने फिर ये देखा कि इसके मोमेंटम में चेंज आया। और अब चलते हैं आगे। तो यानी कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम का मतलब बाद वाली मोमेंटम में से पहले वाली मोमेंटम माइनस करना होगा। तो बाद वाला मोमेंटम हमारे पास p2, इसमें से माइनस करना होगा p1, और अपॉन ये सारा काम चूंकि t सेकंड में हुआ है तो यहां नीचे आ जाएगा टाइम की जगह t। ठीक है स्टूडेंट, और अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p2 की वैल्यू आप देख सकते हैं m इंटू वी है, माइनस p1 की वैल्यू m इंटू यू है, और अपॉन टाइम है। ठीक है स्टूडेंट, और अब फिर से इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो आप देख सकते हैं कि भाई m इंटू वी यहाँ पे भी है, m इंटू यू यहाँ पे है, दोनों में से m कॉमन आ सकता है, यानी कि ऊपर से मैं m कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ से m कॉमन लिया तो ये बचा v माइनस यू अपॉन टी, और अब f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m एज इट इज, और ये v माइनस यू अपॉन टी हम सबको पता है ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। तो मतलब मैं इस सारी चीजें हटा के यहां पे इसकी जगह a रख सकता हूं। इसका मतलब होता है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास और एक्सेलरेशन दोनों के। अब मैं इसका मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, अगर ये सिंबल के साथ इस तरह से आ जाए कि फोर्स प्रोपोर्शनल m अपॉन a, तो इसका साफ मतलब ये होगा
कि अगर ऊपर वाली बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे सेम वही चेंजेस होंगे इसमें। मतलब अगर मास में चेंजेस करते हम, और मैं ये बता रहा हूं अगर ऐसा फॉर्मूला होता है नहीं, ठीक है, तो अगर मास में चेंजेस आते मतलब ऊपर वाली वैल्यू में चेंजेस आते हो तो सेम वही चेंजेस फोर्स में होंगे। मतलब मास बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा, उसी रेशो में बढ़ेगा। आपने मास को 4 गुना बढ़ा दिया, फोर्स भी 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन नीचे वाली वैल्यू जो है उसके चेंजेस होने पे यहाँ इनवर्स इफेक्ट पड़ता, और इसीलिए हम कहते हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता, फोर्स की वैल्यू घटती, एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती, फोर्स की वैल्यू बढ़ती। ये होता है इस प्रोपोर्शनल का मतलब। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी हम कहीं प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा। तो यहां भी ये आने वाला है F इक्वल टू M इंटू ए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं उसकी जगह इक्वल टू का साइन आता है रिप्लेसमेंट में, लेकिन एक कांस्टेंट भी लेके आएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हर सिचुएशन में अलग अलग है। जैसे यहां पे है वो k, जहां भी इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होनी होगी तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि वेयर k इज अ कांस्टेंट, जहां पे k क्या है, कांस्टेंट है, एंड f इक्वल्स टू, और वेयर ये भी लिख सकते हो आप, एंड k इक्वल्स टू, यहां वैल्यू 1 है तो फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा m इंटू ए। मतलब स्टूडेंट साफ है, न्यूटन ने हमें फोर्स निकालने के 2 तरीके बताए थे। एक, न्यूटन ने ये बताया था कि भाई अगर किसी बॉडी पे लगने वाला आपको फोर्स निकालना है तो या तो ये पता कर लीजिए कि उस बॉडी के मोमेंटम में हर एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी अपने मोमेंटम में हर 5 सेकंड में 20 का चेंजेस ला रही है। मतलब सपोज कीजिए एक बॉडी का मोमेंटम पहले 50 था, बाद में 70 हो जा रहा है 5 सेकंड में, तो चेंजेस कितना आया, 70 माइनस 50 20, और ये सारे चेंजेस आए 5 सेकंड में। तो 5 से जब आप 20 को डिवाइड देंगे ये हो जाने वाला है 4। तो सिंपल सी बात है कि ये 5 सेकंड में चेंजेस ला रहा है 20 का, तो इसका मतलब हर एक सेकंड में चेंजेस आएगा 4 का, और यही इसका क्या होगा, फोर्स की वैल्यू। मतलब अगर हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितने न्यूटन का लगा रहे हैं, 4 का। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के मोमेंटम में हर एक सेकंड में चेंज आ रहा है 4 का, और न्यूटन ने यही बात बताई थी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप ये पता कर लीजिए कि वो फोर्स लगने के बाद मोमेंटम में हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। अब या तो ऐसे निकालिए, लेकिन इसको और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए यहां से एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, F इक्वल्स टू M इंटू ए। मतलब अगर आपको ये पता हो कि आप जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं उसका मास क्या है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है उसके मास से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। फोर्स किस बॉडी पे लग रहा है उसका मास देखिए, और फिर ये देखिए कि आपके फोर्स लगते ही उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। दोनों की वैल्यू को प्रोडक्ट कीजिए और ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि फोर्स में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि हमें फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया गया है। बात अगर यूनिट की करें स्टूडेंट, तो यहां मास की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एक यूनिट हुई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको कि हम न्यूटन भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे पहले जो परफेक्ट डेफिनेशन दी थी, जो फॉर्मूला प्रूव करा था, वो न्यूटन ने करा था। इसलिए हम उनकी मेमोरी में इसका एसआई यूनिट जो बनाई गई है वो बनाई गई है न्यूटन, और न्यूटन को आप कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यही कहा था आपको कि जो किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया है हर एक सेकंड में वो 4 का आया है, इसका मतलब आपने फोर्स भी कितना लगाया, 4 न्यूटन का। अगर आपके फोर्स लगने के बाद किसी बॉडी में हर एक सेकंड में मोमेंटम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 न्यूटन के, तो यानी कि उस बॉडी पे फोर्स आपने कितना लगाया, 10 न्यूटन का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं,
मीन्स उस बॉडी के मोमेंटम में हर एक सेकंड में चेंजेस भी 10 के ही आएंगे। मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन का, तो मतलब उस बॉडी के मोमेंटम में हर एक सेकंड में 50 के चेंजेस आएंगे। तो ये रिलेशन था फोर्स का और मोमेंटम का। तो यहां से आपने सीख लिया होगा कि हमें फोर्स कैसे निकालना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आई होगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, तो जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तब तक आप इसको ठीक से स्टडी कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।